सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो काशी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम समेत करोड़ों की सौगात देंगे। जहां पीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। साथ ही दौरे के दौरान पीएम मोदी वाराणसी सहित यूपी के 1600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। राजा तालाब के गंजारी में प्रस्तावित 300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास भी करेंगे। गंजारी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद शहर के संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से रुद्राक्ष सेंटर तक खुली जीप में मिनी रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव के समापन सत्र में भी शिरकत करेंगे। साथ ही जन सौगात में शामिल 14 अटल आवासीय विद्यालयों के लोकार्पण का विद्यार्थियों को सौंपेंगे। बतौर प्रधानमंत्री 42वीं बार काशी आ रहे हैं पीएम। प्रदेश को 1600 करोड़ की देंगे सौगात। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का रखेंगे आधारशिला। गंजारी में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से रुद्राक्ष सेंटर तक करेंगे मिनी रोड शो। सांस्कृतिक महोत्सव के समापन सत्र में शिरकत करेंगे। 16 अटल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। कितना अहम है ये दौरा? क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? देखिए मयूरी, अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री और बनारस से सांसद नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय दौरे पर हैं। और जिस तरीके से बात की जा रही है, आम लोकसभा चुनाव से पहले बनारस को 1600 करोड़ से अधिक की सौगात भी मिलने वाली है। अगर देखा जाए तो 16 आवासीय अटल विद्यालयों के अलावा एक स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनारस को मिलने वाला है। बात की जाए तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अब तक 2 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, एक कानपुर का ग्रीन पार्क और दूसरा लखनऊ का इकाना स्टेडियम। इसके बाद बनारस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर होगा और गंजारी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण होगा। बात की जाए तो इस स्टेडियम के निर्माण में 30,000 दर्शक जो है वो जमा हो सकेंगे, मैच का लुत्फ उठा सकेंगे। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो इसके शिलान्यास के दिन कुछ क्रिकेटर भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसी चर्चा है कि सचिन तेंदुलकर, कपिल देव इस शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से जब से सांसद 2014 से सांसद हुए हैं प्रधानमंत्री बनारस से, हर दौरे पर कुछ न कुछ सौगात बनारस वासियों को लेकर जाते हैं। चाहे कौशिक कॉरिडोर की बात की जाए, चाहे गंजारी में एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की बात की जाए, चाहे नमो घाट की बात की जाए, घाटों के सुंदरीकरण से लेके काशी की भव्यता तक हर बार जो है प्रधानमंत्री ने काशी का ध्यान रखा है। और इसलिए 2 बार से काशी उनका ध्यान भी रख रही है और आगे भी उनका ध्यान काशी रखे, इसके लिए तमाम प्रकार की योजनाएं भी काशी में लागू होती हैं, बनारस में लागू होती हैं। जिस तरीके से देखा जाए, अटल आवासीय विश्वविद्यालय की भी योजना है। 16 अटल आवासीय विश्वविद्यालय ओपन करने की बात की जा रही है और संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से लेकर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तक एक मिनी रोड शो होगा और इस मिनी रोड शो के माध्यम से जनता से प्रधानमंत्री रूबरू होंगे। मयूरी। विवेक, ये जो मिनी रोड शो होगा, इसमें कौन कौन शामिल हो रहा है? जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री का मिनी रोड शो है तो प्रधानमंत्री के अलावा जो उनके जो खास होंगे उसमें शामिल होंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे वो इस दौरान मौजूद रहेंगे। और बात की जाए तो जो बड़े पदाधिकारी हैं भाजपा के, वो शामिल होंगे। मिनी रोड शो की अगर बात की जाए तो मिनी रोड शो में प्रधानमंत्री का काफिला निकलेगा जो जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे, जनता उनको देख सकेगी। और साथ ही साथ बात की जाए तो जिस तरीके से हमने तमाम बार देखे है कि जनता भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत करती है, वहाँ के सांसद है, वहाँ की जनता उनको बेहद सम्मान देती है। और जिस तरीके से बात की जाए तो प्रधानमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। 1600 करोड़ से अधिक की सौगात बनारस वासियों को मिलने वाली है। विवेक, तमाम कार्यक्रम होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो जब भी पीएम का दौरा होता है कहीं भी
तो कई प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं। ये उनका संसदीय क्षेत्र है, अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं और हर बार जब भी आते हैं बनारस वासियों के लिए सौगात लेकर आते हैं। उस हिसाब से तैयारियों को भी परखा गया है, व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त है, शासन प्रशासन लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। और जब बात की जाए देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की तो ये चीजें और भी ज्यादा पुख्ता हो जाती हैं। खास तौर पर देखा जाए तो प्रशासन ने बेहतर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, तैयारियों की व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार से, जैसे बनारस की अगर बात की जाए तो बनारस को तंग गलियों वाला शहर माना जाता है। ऐसे में जब किसी बड़े वीआईपी मूवमेंट की बात होती है तो यातायात का रूट भी डाइवर्जन किया जाता है ताकि आम जनमानस को पहले से इस स्थिति के बारे में पता रहे और इससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। मयूरी जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो आज तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं और इस दौरान वो काशी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम समेत करोड़ों की बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। तो आज का दिन काशी के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद दौरे पर रह रहे हैं और तमाम बड़ी सौगात काशी वासियों को देंगे। तो वहीं उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने भरपूर तैयारियां भी की हैं। तमाम बड़े कार्यक्रम होंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे और वो मिनी रोड शो भी करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां भरपूर की गई हैं। वहीं एक देश एक चुनाव पर आज दिल्ली में हाई लेवल समिति की बैठक होनी है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर सुबह 11 बजे आगे के रोड मैप पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक में 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति को दी गई शक्ति के संदर्भ में आगे बढ़ने के तौर तरीके पर चर्चा की जाएगी। वहीं बैठक की अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। बताया जा रहा है कि 2 सितंबर को 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह के नाम शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पत्र लिखकर इस उच्च स्तरीय समिति का हिस्सा नहीं होने से इनकार कर दिया था। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज बैठक होने जा रही है। ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सुबह 11 बजे कमेटी की ये पहली बैठक होगी जिसमें एक देश एक चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। वहीं इसमें तमाम दिग्गज शामिल होंगे। सबसे अहम विषय वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विशेष मंथन किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर यह बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह, अर्जुन मेघवाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। लॉ सेक्रेटरी और अन्य सदस्य बैठक में हिस्सा लेंगे। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ये विषय लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आज इसको लेकर सुबह 11 बजे कमेटी की ये पहली बैठक होगी जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर यह बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह, अर्जुन मेघवाल भी शामिल होंगे। लॉ सेक्रेटरी और अन्य सदस्य भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आज इसको लेकर विशेष बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम मंथन किया जाएगा। सुबह 11 बजे कमेटी की पहली बैठक होगी। तो ये बैठक होने जा रही है और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, एक देश एक चुनाव की चर्चा लंबे समय से हो रही है। वहीं आज इसको लेकर हाई लेवल की मीटिंग होने जा रही है, बैठक होने जा रही है। किस तरह से देखा जाए इस बैठक को? देखिए मयूरी, अगर बात की जाए एक राष्ट्र एक चुनाव की तो भारतीय जनता पार्टी ने एक हिंट दिया था कि इस विशेष सत्र के दौरान जो सदन का विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जब नए पार्लियामेंट में एंट्री की जाएगी, पुराने हाउस को छोड़कर नए हाउस में जाया जाएगा, तो कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिस पर चर्चा होगी। तो वहां से वन नेशन वन इलेक्शन की हाइप बननी शुरू हुई थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो 2 सितंबर को 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय एक समिति, एक कमेटी डिसाइड की गई थी जिसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। बात की जाए तो रामनाथ कोविंद के आवास पर यह बैठक सुबह 11 बजे होनी है जिसमें गृह मंत्री इस समिति में शामिल है, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी शामिल है और तमाम ऐसे लोग भी शामिल हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं। बात की जाए तो कानून मंत्री को भी विशेष तौर पर इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा जो कानून मंत्रालय के सचिव है वो भी इसमें शामिल है और 8 लोग ये दशा तय करेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन इस राष्ट्र के लिए क्यों जरूरी है।
बात की जाए जिस तरीके से तमाम कई आंकड़े इकट्ठा किए गए, तमाम रिपोर्ट की गई, की कमेटी बनाई गई, उस कमेटी के आधार पे कई बार से बात चल रही थी कि एक राष्ट्र एक चुनाव इस देश के हित में है। तमाम संसाधनों की बचत होगी, धन की बचत होगी और समय की बचत होगी। ऐसे कई तर्क सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्षी गठबंधन इसका खिलाफत कर रहा है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि वो इसके साथ नहीं है। विपक्षी गठबंधन का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन को इतना जल्दी लागू करने से जो संघीय ढांचा है लोकतंत्र का, उस पर कहीं ना कहीं खतरा मंडराते हुए देखा जा सकता है। तो विवेक, कितना इसका राजनीतिक गलियारों में असर पड़ सकता है, क्योंकि लगातार ये मुद्दा उठ रहा था, एक बार फिर से अब इसकी बैठक होने जा रही है और विपक्ष इसका समर्थन नहीं कर रहा है, लगातार विरोध कर रहा है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो समिति के जो सदस्य हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी इस समिति के सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। बाकायदा गृह मंत्री को लेटर भी कहा था कि उन्हें बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि वो एक ऐसी समिति के साथ इस कार्यभार को आगे बढ़ाए। बात की जाए तो आज बैठक होनी है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर। अब यहाँ पे कितने सदस्य पहुंचते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। और बात इसके अलावा अगर बात की जाए तो अधीर रंजन चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे जो विपक्ष के बड़े नेता है, कांग्रेस के अध्यक्ष है, उनको भी इस समिति में रखना चाहिए था। अब कितने लोग इस समिति में शामिल होते हैं ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ हरीश साल्वे भी इस समिति के सदस्य हैं और जो समिति के सदस्य हैं वो क्या किन किन बातों पे बातचीत करते हैं, किन मुद्दों पर आपसी सहमति बनती है और किस तरीके से इस वन नेशन वन इलेक्शन के प्रारूप को भारतीय लोकतंत्र की ढांचा के हिसाब से इसको सूटेबल बनाने का काम किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की समस्या जो है आने वाले समय में जो तमाम इलेक्शन हो रहे हैं, लोकसभा का इलेक्शन है, 5 राज्यों में विधानसभा का इलेक्शन है, वहां पे ये चीजें ना हो पाए। क्योंकि ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के पीछे या तो आपको कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा या तो आपको कार्यकाल को तय समय से पहले ही खत्म कर देना पड़ेगा। और तमाम ऐसी जो समिति के जो सदस्य हैं वो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी उस रिपोर्ट को भी आगे पेश किया जाएगा और राज्यसभा और लोकसभा का फिर उसका रुख करना पड़ेगा। तो ऐसी कई चीजें हैं। अभी ये प्रारंभिक रूप में है। समिति के जो सदस्य है वो चर्चा करेंगे, एक प्रारूप बनाएंगे कि किस तरीके से इस प्रारूप के माध्यम से इसका पालन आगे जाके करवा सके। जी, तस्वीरें चर्चा के बाद ही साफ हो पाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज ये अहम बैठक होने जा रही है, जहां वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध लगातार विपक्षी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। वहीं आज ये बड़ी बैठक होने जा रही है जो काफी अहम मानी जा रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर आज तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया जाएगा और चर्चा के बाद ही साफ हो पाएंगी बातें कि आखिर क्या कुछ होता है। यूपी में इंडिया गठबंधन के तहत सपा ने 65 और कांग्रेस ने 40 सीटों का दावा किया है, जबकि कुल 80 सीटें हैं। बताया जा रहा है कि सीटों की साझेदारी के लिए इंडिया की समन्वय समिति राज्यवार बैठक करेगी। हालांकि इस बारे में अंतिम निर्णय तभी हो पाएगा जब घटक दलों के शीर्ष नेतृत्व साथ बैठेगा। इंडिया गठबंधन में अब सबसे अहम मुद्दा सीटों का बंटवारा ही है। सपा जहां 5 राज्यों के चुनावों में गठबंधन के तहत सीटें चाहती है, वहीं लोकसभा सीटों के मद्देनजर भी होमवर्क प्रारंभ हो गया है। फिलहाल अभी यूपी में सपा के पास 3 और कांग्रेस के पास 1 लोकसभा सीट है। इंडिया के सूत्रों के मुताबिक सपा ने फिलहाल 60-65 सीटों पर लड़ने का इरादा जाहिर किया है। वहीं दावा करने में कांग्रेस भी अब पीछे नहीं है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, सूत्रों के मुताबिक सपा ने 60-65 सीटों पर लड़ने का इरादा जाहिर कर दिया है। वहीं दावा करने में अब कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इंडिया अलायंस के तहत 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपने घटक दल को लगातार कहीं ना कहीं मजबूत करने के लिए कई तरह की बैठक और कई तरह के निर्देश दे रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी कांग्रेस पर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाते हुए नजर आ रही है। आपको बताया कि समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरुआत में कहा गया था कि 49 सीटों पर हम लड़ेंगे, मगर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एक बयान बीते दिन जारी किया जाता है। इसमें कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से 65 सीट पर समाजवादी पार्टी लड़ने को तैयार है। उसी क्रम में आपको बताएं कि
कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय राय लगातार पार्टी को जनाधार पैदा करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम कर रहे हैं और कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तर प्रदेश में कई ऐसे प्रयास कर रहे हैं जिससे कांग्रेस की जो खोई हुई जमीन है वो वापस मिल सके। और उनकी तरफ से कहा गया है कि लोकसभा चुनाव में 40 सीटों पर कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 80 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस के मेंबर के तौर पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक दल कहीं पहले से ही उत्तर प्रदेश में के 3 दल कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के अंदर में है जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी। अगर आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा होती है तो निश्चित तौर पर सीटों के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के तमाम सदस्यों के साथ घमासान देखने को मिलेगा। इसको लेकर इंडिया अलायंस के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एक फैसला लिया गया है कि हर एक राज्यों के जो घटक दल हैं उनके साथ 1-to-1 कम्युनिकेशन किया जाएगा, यानी कि बंद कमरे में बैठकर शीर्ष नेताओं के साथ सीट शेयरिंग की बातें हो सकती हैं। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश समेत हर राज्यों के जो इंडिया अलायंस के मेंबर हैं उनके साथ अलायंस के तमाम बड़े नेता कहीं ना कहीं मंथन करते हुए नजर आएंगे। अगर फिलहाल में बात की जाए तो लोकसभा जब चुनाव हुए उस वक्त समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में 5 सीटें मिली, मगर रामपुर और आजमगढ़ में मिली हार के बाद अब महज 3 सीटें कांग्रेस के पास, सपा के पास है। साथ ही अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी के पास महज 1 सीटें है रायबरेली से, जो कि सोनिया गांधी के खाते में गया था 2019 के चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर लड़ने के दावे कर रही है। साथ ही अगर देखा जाए तो इन तमाम दलों के साथ कैसे समन्वय बनेगा और किस तरह से सीट शेयरिंग करी होगी ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर अपने चुनाव लड़ने के दावे कर रही है। और बात करें तो कांग्रेस पार्टी देश की 202 सीटें, जहां पर 2019 के चुनाव में वो दूसरे स्थान पर रही है, उन सीटों पर लगातार अपने कार्यक्रम के माध्यम से, अभियान के माध्यम से एक बार फिर सत्ता में वापसी करने को लेकर तमाम तरीके की दावे कर रही है। मगर जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो किस तरह से तय होगा वो आने वाले समय में 1-to-1 कम्युनिकेशन के बाद साफ होगा। जी विवेक, माफ कीजिएगा विवांशु, देखिए सीटों के बंटवारे के लिए आज ये बैठक हो रही है। वहीं सत्ता पक्ष ने कहा था कि जब सीटों के बंटवारे की बात होगी तो इस महागठबंधन में दरार देखने को मिलेगी। बिल्कुल, जब ये गठबंधन बना था तब तमाम पक्ष सरकार यानी कि एनडीए दल के नेता सीट शेयरिंग को लेकर तमाम तरह के टिप्पणियां करते हुए नजर आए थे। अगर बात करें तो देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि जब सीट शेयरिंग की बात आएगी तो ये सभी दल आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे और गठबंधन टूट जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या सत्ता पक्ष के इस बयान जो लगातार दिया गया है क्या वो हकीकत में सच होता है या नहीं, क्योंकि बात करें तो लगातार समाजवादी पार्टी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में ताल ठोक रही है, तो वहीं बिहार के अंदर में जेडीयू और आरजेडी कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ चल रही है, मगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला वहां पे भी फंसता हुआ दिखते हुए नजर आ रहा है। आगे के दिनों में जब इंडिया अलायंस के नेता एक साथ एकत्रित होंगे, एक कहीं ना कहीं साथ बैठकर और सीटों पर फार्मूले पर चर्चा करेंगे, तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या जो आरोप लगाया जा रहा है वो सत्य होता है या नहीं, या सीट शेयरिंग को लेकर तमाम दल एक दूसरे के साथ, हामी के साथ आगामी लोकसभा चुनाव में नजर आएंगे। अगर बात करें तो इंडिया अलायंस की तरफ से भी एक सर्वे कराया जाएगा जिसमें संयुक्त सर्वे होगा और उसी के आधार पर टिकटों का शेयरिंग किया जाएगा, ऐसा इंडिया अलायंस के शीर्ष नेतृत्व का कहना है। जी तो विवांशु, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 60 से 65 सीटों की मांग की है, वहीं कांग्रेस ने भी सीटों पर दावा किया है, तो क्या इस पर सहमति बन सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो अगर ये फार्मूला कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है जहां से प्रधानमंत्री की कुर्सी की अहम चाबी जो है वो जाती है। साथ ही अगर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संसदीय क्षेत्र है, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है उत्तर प्रदेश से। अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिनका उत्तर प्रदेश से सांसद के तौर पर चुन के जाते हैं।
तो एक बड़ा चुनौती इंडिया अलायंस के लिए होगा, क्योंकि जो बिसात कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष यानी कि एनडीए की सरकार में उत्तर प्रदेश में 2019 और 14 के चुनाव में देखने को मिला है, उस तोड़ को कैसे कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और आरएलडी कैसे इसको पार करती है वो वक्त बताएगा, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर तमाम दलों के बीच आए दिन एक कशमकश देखने को मिलती है। और अब अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी 65 की दावे कर रही है और कांग्रेस पार्टी 40 की दावे कर रही है, और अगर जोड़ के देखा जाए इनको तो 105 सीटें हैं और उत्तर प्रदेश में महज 80 सीटें हैं, उसमें आरएलडी को भी टिकट देना होगा। और अगर बात करें तो अपना दल कमेरा को भी कहीं ना कहीं एक सीट या कांग्रेस या सपा के सिंबल पर कृष्णा पटेल चुनावी मैदान में नजर आ सकती हैं। तो अगर अनुमान के हिसाब से देखें या इंडिया अलायंस की पिछली बैठक का एक सोर्स निकाल कर देखें तो 49 सीट कांग्रेस कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को दे सकती है, मगर मांग 65 की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिन 22 सीटों पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही है, क्या उन 22 सीटों पर किस तरह का समीकरण बनाती है, और आगामी जो बैठक है उसमें साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी को कितना सीट मिलता है। क्योंकि बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेस महज एक सांसद यहां से चुनकर जाता है, और विधानसभा की बात करें तो 2 विधायक यानी कि आराधना मिश्र मोना और एक दूसरे विधायक उत्तर प्रदेश के विधानसभा से चुन के जाते हैं। तो किस तरह से सीटों की शेयरिंग होगी, क्योंकि विधानसभा में सीट और लोकसभा में सीटों के आधार पर ही सीट शेयरिंग होनी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस लगभग 20 सीटों पर लड़ सकती है और समाजवादी पार्टी लगभग 50 का आंकड़ा पा सकती है। सीटों की मांग हो चुकी है, उस पर मंथन किया जाएगा और मंथन के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी। विवांशु, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें कि अहम बैठक होने जा रही है। यूपी में सपा ने 65 और कांग्रेस ने करीब 40 सीटें मांगी हैं। प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें ही हैं। तो वहीं आज इसको लेकर बैठक किया जाएगा और बैठक के बाद ही तस्वीरें साफ हो पाएंगी कि आखिर सीट शेयरिंग के लिए क्या कुछ मंथन किया जाता है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।